हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर डबल इनकम हो तो भी आपको प्लानिंग करना कितना ज़रूरी होगा, वरना ये जो दुगनी इनकम आई है वो दुगने खर्चों में निकल सकती है। कुछ टिप्स हमने एक्सपर्ट से जाने हैं, अमित हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहला टिप तो यही था कि आपको एज एन इंडिविजुअल सोचना होगा जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, खर्चों के लिए दोनों रेशियो तय कर लें कि दोनों को कितना कंट्रीब्यूशन देना है। साथ ही एक जो भी आप खर्च का रेशियो डिसाइड करते हैं उसका कंट्रीब्यूशन दोनों एंड से आना चाहिए। तो एक अलग अकाउंट आप खोल सकते हैं जिसमें दोनों खर्चों का पैसा ट्रांसफर करेंगे। साथ ही जहां तक आपके अपने इन्वेस्टमेंट का सवाल है, आप पोर्टफोलियो को अलग अलग डिजाइन करें। कुछ कॉमन गोल्स हो सकते हैं आपके, लेकिन सेपरेटली पोर्टफोलियो को बनाएं और एक दूसरे को नॉमिनी बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस का ध्यान रखना होगा। दोनों अगर वर्किंग है तो जरूरी है कि दोनों का लाइफ इंश्योरेंस भी होना चाहिए और साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस भी। एक से ज्यादा बच्चे अगर हैं घर में तो इंडिविजुअली स्पाउसेस डिवाइड कर सकते हैं और दोनों बच्चों को अपने अपने प्लान्स में कवर कर सकते हैं। इसके अलावा अभी जॉइंट बैंक अकाउंट आप खोलें और खर्चों के लिए एक तय दिन आप डिसाइड कर सकते हैं, तय रकम डिसाइड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी आप एक अलग अकाउंट बनाने की सोच सकते हैं। जहां तक टैक्स सेविंग का सवाल है, टैक्स विभाग की नज़र में दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं, तो टैक्स सेविंग की जो कैप होती है, जो छूट होती है, उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग इन्वेस्टमेंट करने की सलाह है। जहां तक अगर कोई घर आपने लिया हुआ है, कोई लोन उस पर चल रहा है, कोशिश करिए कि दोनों ज्वाइंटली इसका पेमेंट करें जिस भी रेशियो में, ताकि आप उसकी छूट भी अवेल कर पाएं। हेल्थ इंश्योरेंस की छूट का जहां तक सवाल है, इंडिविजुअल प्लान्स आप खरीदें और उसके बाद 80D के तहत आप छूट ले सकते हैं 25,000 तक की। अगर उसमें पेरेंट्स को इंक्लूड किया हुआ है तो सीनियर सिटीजन होने के नाते आपको 30,000 तक की छूट मिलती है। अब बात करते हैं रिस्क कैपेसिटी की। अमित, अगर हमने जैसे शुरुआत में कहा कि रिस्क कैपेसिटी दोनों की अलग हो सकती है और टेस्ट इन केस ऑफ एसेट्स वो डिफरेंट हो सकता है। किसी एक की अंडरस्टैंडिंग इक्विटी एसेट्स को लेकर ज़्यादा हो और किसी को कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी या फिर गोल्ड में ज़्यादा इंटरेस्ट हो। मतभेद ना हो इसके लिए एक्सपर्ट की मदद आपने कहा ले सकते हैं, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में किन बातों का ख्याल रखना है या फिर डूज एंड डोंट्स अगर हम कहें, कैसे इसको फॉलो करेंगे? जैसे मैं पहले वाले सेगमेंट में बोल रहा था कि कोई एक स्पाउस सारे एक्सपेंसेस ना ओन करे और दूसरा स्पाउस सारे इन्वेस्टमेंट्स ना ओन करे। आपको ये स्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है कि दोनों स्पाउस एक्सपेंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और दोनों स्पाउस अपने अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट स्टैब्लिश कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। सेकंड, एडवाइज़र रोल आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, वो होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग समझते हैं इन्वेस्टमेंट्स को इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, हम खुद ही मैनेज कर लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिवली दोनों को एक लेवल पे लाना एक न्यूट्रल एडवाइज़र का काम होता है। तो वो कोशिश करें कि भले टाइम टू टाइम, साल में एक बार, 2 साल में एक बार, वो ज़रूर चेक पॉइंट करते रहें। थर्ड ये है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट्स बिल्ड कर रहे हैं उसको फाइनेंशियल गोल से अटैच करें। वो फाइनेंशियल गोल कितने वर्ष आगे है, 3, 5, 7, 9, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई गोल आपका 3 साल में रियलाइज़ होना है और आपने वो मनी इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में डाल दिया है, तो हो सकता है वो मनी आपका प्रिंसिपल से भी नीचे हो जाए। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी आप एसेट क्लास चूज़ कर रहे हैं जिस भी गोल के लिए, उसकी लिक्विडिटी क्या है, उसका लाइकली रिटर्न क्या है और उसमें वॉलेटिलिटी फैक्टर क्या है। चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे डेट म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे फिक्स्ड डिपॉजिट्स हो। तो गोल्स को आइडेंटिफाई करें, एसेट्स को उससे अटैच करें, होराइजन को नज़र में रखें और अकॉर्डिंगली फाइनेंशियल एसेट्स चूज करें। बुलिश मार्केट में सब चीज़ पॉजिटिव लगती है, लेकिन बेरिश मार्केट में आप कहीं पे भी एग्जिट नहीं कर पाते हैं। तो आप उस पर्टिकुलर एसेट की रिटर्न एंड रिवॉर्ड की साइकिल को अच्छे से समझें बिफोर असाइनिंग दैट एसेट टू योर फाइनेंशियल गोल। ये बहुत ज़रूरी है। तो चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे रेजिडेंशियल हाउस हो, चाहे डेट फंड्स हो, चाहे रिकरिंग डिपॉजिट हो, सबका होराइजन और फाइनेंशियल गोल से अटैचमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एंड नेचुरली द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट बट इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि आपकी नेचुरल रिस्क की टॉलरेंस कितनी है, उसको समझ के ही अपने एसेट्स को चूज़ करें। जी, तो आखिरी में जाते जाते अमित एक जोक मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी कि फाइनेंशियल, आपने कहा एडवाइजर की मदद लें ताकि न्यूट्रल स्टैंड हो उसका और वो दोनों के इन्वेस्टमेंट्स को प्लान कर सके। इन्वेस्टमेंट प्लानर ने आपकी तरह पूछा कि आप शादी से पहले क्या करते थे सर, तो हस्बैंड ने जवाब दिया कि जो मन में आया मैं वो करता था, अब उन्हें फॉलो करना पड़ता है जो वाइफ कहती है। तो ये कन्विंसिंग पार्ट थोड़ा सा मुश्किल होगा, अगर आप क्विकली समझा सके कि इस चीज़ के लिए कैसे तैयार करें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को। बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने शुरू में बोला, आप दोनों अब एक पार्टनर्स हैं। आप दोनों का एक विजन है, इंडिविजुअल विजन है।
एक स्पाउस को दूसरे स्पाउस का विजन समझना है, फाइनेंशियल दूसरे को पहले का विजन समझना है। उस विजन को रियलाइज कराने में आप दोनों का ही रोल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप अपनी पार्टनरशिप को विजन रियलाइजेशन में भी कंटिन्यूड रखते हैं तो वहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग एंड गोल सेटिंग एंड यानी एक एक स्टेप दोनों को चलना होगा ताकि जो फाइनेंशियल गाड़ी है घर की वो आप ठीक तरीके से चला सकें। शुक्रिया अमित, आपने समय दिया और बातचीत की। 11 टिप्स हमने आज जाने कपल्स के लिए खास तौर पर कैसे वो दुरुस्त कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को। शुक्रिया अमित, समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिलहाल छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। मनी गुरु में इतना ही। नमस्कार।